स्ट्रॉसन, मूल, विशिष्ट एवं व्यक्ति का सिद्धांत, 1919 से 2006। पीटर फ्रेडरिक स्ट्रॉसन, थ्योरी ऑफ बेसिक पर्टिकुलर्स एंड पर्सन्स। साधारण भाषा दर्शन से संबंधित प्रमुख समकालीन दार्शनिक। जिस प्रकार आकारिक विश्लेषण के क्षेत्र में क्वाइन का नाम है, उसी प्रकार अनाकारिक इनफॉर्मल विश्लेषण में स्ट्रॉसन का नाम है। स्ट्रॉसन के अनुसार साधारण भाषा के आधार पर एक विशेष प्रकार की तत्वमीमांसा की स्थापना की जा सकती। प्रमुख पुस्तक इंडिविजुअल्स। स्ट्रॉसन ने दो प्रकार की तत्वमीमांसा में प्रमुख अंतर किया है। ये हैं: नंबर 1, वर्णनात्मक तत्वमीमांसा या विवरणात्मक तत्वमीमांसा, डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स। नंबर 2, संशोधनात्मक तत्वमीमांसा या परिकल्पनात्मक तत्वमीमांसा, स्पेकुलेटिव और रिविजनरी मेटाफिजिक्स। वर्णनात्मक तत्वमीमांसा बनाम संशोधनात्मक तत्वमीमांसा। स्ट्रॉसन ने अपनी पुस्तक इंडिविजुअल्स में की भूमिका में वर्णनात्मक तत्वमीमांसा एवं संशोधनात्मक तत्वमीमांसा में अंतर किया है। स्ट्रॉसन उन दार्शनिकों, तार्किक, भाववादी आदि से सहमत नहीं है जो तत्वमीमांसा को निरर्थक मानते हैं। स्ट्रॉसन मूलतः वर्णनात्मक तत्वमीमांसा के समर्थक हैं, परंतु स्ट्रॉसन के अनुसार संशोधनात्मक तत्वमीमांसा व्यर्थ नहीं है, इसकी भी उपयोगिता है। इससे वस्तुओं को देखने और समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण मिलता है। साथ ही इसके आधार पर हम वर्णनात्मक तत्वमीमांसा को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। स्पष्ट है कि संशोधनात्मक तत्वमीमांसा का महत्व तभी है जब वर्णनात्मक तत्वमीमांसा को स्वीकार किया जाए। इस प्रकार संशोधनात्मक तत्वमीमांसा की उपयोगिता वर्णनात्मक तत्वमीमांसा पर निर्भर है। स्ट्रॉसन के अनुसार स्पष्ट तौर पर निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि कौन वर्णनात्मक तत्वमीमांसा का समर्थक है और कौन संशोधनात्मक तत्वमीमांसा का, क्योंकि ये दोनों प्रवृत्तियां लगभग सभी तत्वमीमांसी दार्शनिकों में दिखाई देती हैं। फिर भी अरस्तू और कांट के वर्णनात्मक तत्वमीमांसा के अंतर्गत रखा जा सकता है, जबकि प्लेटो, डेकार्ट, लाइबनिज, बर्कले आदि को संशोधनात्मक तत्वमीमांसा का समर्थक कहा जा सकता है। जैसे प्लेटो यद्यपि प्रत्ययों को सत्य, रियल मानते हैं जो अलौकिक जगत से संबंधित हैं, परंतु वे पूर्णतः परिकल्पनात्मक नहीं हैं, क्योंकि वे लौकिक जगत को अर्धसत्य एवं अर्धसत्य असत कहते हैं और उसे प्रत्यय जगत की पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। भारतीय दर्शन में शंकराचार्य के दर्शन में भी संशोधनात्मक तत्वमीमांसा की स्थिति दिखाई देती है। दोनों तत्वमीमांसा में निम्नलिखित अंतर है। वर्णनात्मक तत्वमीमांसा जगत के संबंध में हमारे विचारों की संरचना, स्ट्रक्चर का वर्णन करता है। वर्णनात्मक तत्वमीमांसा उस संप्रत्यात्मक योजना का स्पष्टीकरण है जिसका हम वास्तव में प्रयोग करते हैं। जब भी हम किसी विषय के बारे में बात करते हैं तो जिन संप्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उनका स्वरूप एवं संबंध बताना ही वर्णनात्मक तत्वमीमांसा का उद्देश्य है। इस प्रकार वर्णनात्मक तत्वमीमांसा का उद्देश्य जगत संबंधी विचारों का विश्लेषण, विवरण एवं स्पष्टीकरण है। संशोधनात्मक तत्वमीमांसा एक उच्चतर जगत की सृजनात्मकता से संबंधित है। संशोधनात्मक तत्वमीमांसा को मानने वाले दार्शनिक वास्तविक संप्रत्ययों से संतुष्ट नहीं होते। उनके अनुसार ये संप्रत्यय अपूर्ण एवं दोषपूर्ण हैं। इनका खंडन करके वे एक नई प्रत्यात्मक योजना देते हैं। जैसे प्लेटो ने जगत की वस्तुओं का निश्चित ज्ञान नहीं माना है। इनके अनुसार सत्य जगत, रियल वर्ल्ड, प्रत्ययों का जगत है, जबकि अरस्तु इसी जगत को वास्तविक जगत मानते हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या हमारी संप्रत्यात्मक योजना बदलती रहती है या सदैव एक रहती है। स्ट्रॉसन के अनुसार जैसे जैसे हमारे ज्ञान का विकास होता है वैसे वैसे संप्रत्ययों में भी परिवर्तन होता जाता है, विशेषकर सैद्धांतिक विषयों में। परंतु कुछ ऐसे संप्रत्यय हैं जो केंद्रीय संप्रत्यय हैं तथा जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वे सदैव हमारे चिंतन को प्रभावित करते हैं। ये संप्रत्यय विज्ञान या किसी सिद्धांत के संप्रत्यय नहीं हैं, ये हमारे साधारण अनुभव के संप्रत्यय हैं। इन्हीं का वर्णन करना ही वर्णनात्मक तत्वमीमांसा है। यहाँ यह दूसरी समस्या यह उभरती है कि यदि केंद्रीय संप्रत्यय परिवर्तनशील हैं और उनका यदि एक बार वर्णन हो चुका हो तो फिर उन पर पुनः विचार की आवश्यकता क्यों है। यहाँ स्ट्रॉसन ये कहते हैं कि यद्यपि इन केंद्रीय संप्रत्ययों में परिवर्तन नहीं होता, किंतु उन्हें व्यक्त करने वाली भाषा में परिवर्तन होता रहता है। अतः सत्य या विषय को ठीक से समझने के लिए उसे समसामयिक भाषा में व्यक्त करना आवश्यक है। अतः वर्णनात्मक तत्वमीमांसा हमेशा प्रासंगिक होती है। मूल, विशिष्ट या आधारित विशिष्ट, थ्योरी ऑफ बेसिक पर्टिकुलर्स।
स्टॉसन अपनी पुस्तक इंडिविजुअल्स में एक नए प्रकार के तत्वमीमांसी चिंतन की रूपरेखा प्रस्तुत की है और इसे उन्होंने वर्णनात्मक तत्वमीमांसा डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स की संज्ञा दी है। वर्णनात्मक तत्वमीमांसा में जगत संबंधी विचारों का विश्लेषण, विवरण और स्पष्टीकरण होता है। स्टॉसन जगत संबंधी विचारों की संरचना के विवरण के क्रम में मूल भाव या सार केंद्र को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इन मूल भावों की पहचान इस तथ्य से होती है कि हर अन्य भाव इनकी अपेक्षा गौण है और किसी न किसी रूप में इसकी प्राथमिकता को स्वीकार किए हुए। ऐसे मूल भावों में मौलिक रूप से कभी परिवर्तन नहीं होता। इनकी प्राथमिकता और मौलिकता इस बात से स्पष्ट होती है कि विचार का प्रत्येक रूप किसी न किसी रूप में इसे स्वीकार कर ही अग्रसर होता है। स्टॉसन का इन भावों के अंतर्गत भौतिक शरीर मटेरियल बॉडीज तथा व्यक्ति पर्सन आते हैं। भौतिक शरीर को वे मूल विशेष बेसिक पर्टिकुलर कहते हैं तथा व्यक्ति की अवधारणा को वे आद्य प्रिमिटिव कहते हैं। स्टॉसन ने अभिज्ञान आइडेंटिफिकेशन के दृष्टिकोण से मूल विशेष पर विचार किया है। इनके अनुसार हम वस्तुओं के संबंध में बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि किस वस्तु के विषय में बातचीत की जा रही है, अर्थात वस्तुओं के संबंध में बातचीत के माध्यम से वस्तु की पहचान की जा रही है। ये इसलिए संभव होता है क्योंकि जिस वस्तु के विषय में कथन किया जा रहा है वह इस जगत में स्थित वस्तु है और यह जगत एक एकीकृत दैसिक कालिक योजना के अंतर्गत जगत है। इस कारण प्रत्येक वस्तु दैसिक और कालिक रूप से अन्य सभी वस्तुओं से संबंधित है। अतः हम जान पाते हैं कि किस वस्तु के विषय में कथन किया जा रहा है। यहाँ पर दो प्रश्न उभरते हैं। नंबर 1, क्या देश काल जगत में स्थित वस्तुओं में से कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें मूल विशेष कहा जा सकता है? नंबर 2, क्या दैसिक और कालिक योजना के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक दूसरे से संबंधित है। स्टॉसन के अनुसार मूल विशेष वे वस्तुएं हैं जिनके अभिज्ञान के लिए उनसे भिन्न वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, अर्थात मूल विशेष वे हैं जिनका हम प्रत्यक्ष अभिज्ञान कर सकते हैं, और यदि अन्य वस्तुओं की आवश्यकता अभिज्ञान के लिए पड़ती है तो वह भी मूल विशेष होती है। लेकिन जिन वस्तुओं का अभिज्ञान पहले प्रकार की वस्तुओं पर निर्भर है वे मूल विशेष नहीं है। जगत की सभी वस्तुओं को इन दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। यहाँ स्टॉसन ये कहते हैं कि किसी भी विशेष की पहचान का आधार यही है कि क्या हम उस विशेष को अपने काल या स्थान की दृष्टि से संबंधित विशेषों की व्यवस्था में स्थान दे सकते हैं। जब नए विशेषों की पहचान या इन ज्ञात विशेषों की वैचारिक व्यवस्था के अनुरूप होता है तब वह नया विशेष भी उस व्यवस्था का अंग बन जाता है। स्टॉसन के अनुसार पहचान की दृष्टि से कुछ ऐसे विशेष हैं जिन्हें प्राथमिक या मूल विशेष कहा जा सकता है, अर्थात विशेषों की कुछ ऐसी कोटि है जिनके आधार पर ही अन्य विशेषों की पहचान की जा सकती है। दूसरी ओर उन विशेषों की पहचान के लिए अन्य विशेषों की पहचानना आवश्यक नहीं होती। स्टॉसन इन प्रकार के मूल विशेष के अंतर्गत भौतिक शरीर को स्वीकार करते हैं। डेकार्ट ने भौतिक वस्तु का सारगुण विस्तार एक्सटेंशन को माना था। लॉक ने इस संदर्भ में ठोसपन सॉलिडिटी को स्वीकार किया। स्टॉसन इन दोनों से भिन्न ये मानते हैं कि भौतिक वस्तु का अनिवार्य लक्षण यह है कि उसमें स्पर्श टच के कुछ लक्षण हों, अर्थात यदि उसे स्पर्श किया जाए तो प्रतिरोध की अनुभूति हो। अपने उद्देश्य की स्थापना के लिए स्टॉसन विशेषों के कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। इस क्रम में स्टॉसन विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ इस विधि का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि कौन सा विशेष दूसरे पर निर्भर है और किसमें पर निर्भरता का भाव नहीं है। स्टॉसन एक एक करके अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि विश्लेषण के क्रम में अंततः भौतिक वस्तु ही एक ऐसी कोटि के रूप में शेष रह जाती है जो पर निर्भरता से रहित है, अर्थात जिसकी पहचान के लिए किसी अन्य विशेष की पहचान की कोई आवश्यकता नहीं। स्टॉसन के अनुसार संवेदनाओं, सेंसेशंस, भावनाओं, इमोशंस, स्मृतियों, मेमोरीज, मानसिक घटनाओं तथा तार्किक भाववादियों द्वारा स्वीकृत इंद्रिय प्रदत्त सेंस डाटा को वैयक्तिक विशेष, प्राइवेट, पर्टिकुलर या निजी विशेष आदि कहा जा सकता है, परंतु इन्हें मूल विशेष नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसकी पहचान के लिए उस व्यक्ति की पहचान आवश्यक है जिसके साथ यह घटित होता है। कुछ लोग इन संवेदनाओं आदि को ही मूल विशेष बेसिक पर्टिकुलर मान लेते हैं, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि दांत का दर्द, पीलेपन की अनुभूति जैसे निजी अनुभवों के लिए यह पहचान आवश्यक है कि आखिर यह दर्द या अनुभूति किसे हो रहा है। स्पष्ट है कि स्टॉसन के अनुसार वैयक्तिक अनुभूतियों से प्राप्त गुण प्राथमिक नहीं है। पुनः सार्वजनिक अनुभूतियों से प्राप्त विशेष भी अपने संपूर्ण रूप में मूल विशेष नहीं है। सार्वजनिक वस्तुओं के दो पक्ष हैं। नंबर 1,
पहले पक्ष के अंतर्गत घटनाएं, इवेंट्स, प्रक्रियाएं और अवस्थाएं, स्टेट्स एंड परिस्थितियां, कंडीशंस आदि आती, परंतु हम जैसे ही इनकी कल्पना करते हैं, हमारे मन में तुरंत ही उस वस्तु की कल्पना आ जाती है जिनकी ये अवस्थाएं हैं। अतः प्रक्रियाओं और अवस्थाओं आदि को भी मूल विशेष नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनका साक्षात ज्ञान नहीं होता। परतंत्र ज्ञान डिपेंडेंट आइडेंटिफिबिलिटी परतंत्र ज्ञान डिपेंडेंट आइडेंटिफिएबिलिटी होता है। दूसरा, दूसरे प्रकार की सार्वजनिक वस्तुएं, भौतिक पिंड, मटेरियल बॉडी शेष रह जाते हैं, जो सार्वजनिक एवं गोचर हैं तथा जिनकी कल्पना करने में किसी अन्य अवस्था, घटना या परिस्थिति आदि की कल्पना की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार स्टॉसन अपने विश्लेषण विधि द्वारा सभी विकल्पों का निरसन करते हुए ये कहते हैं कि सभी दृष्टियों से भौतिक शरीरधारी वस्तु ही मूल विशेष के रूप में स्थापित हो पाती, क्योंकि इसकी पहचान किसी अन्य पर निर्भर नहीं। इसमें पहचान की सारी शर्तें पूरी होती हैं। इनकी पहचान साक्षात एवं तात्कालिक, डायरेक्ट एंड इमीडिएट है। साथ ही साथ अन्य विशेषों की पहचान, उनकी स्थापना एवं व्याख्या भी इसके आधार पर संभव हो पाती है। इसीलिए भौतिक शरीर ही मूल विशेष के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। आलोचना: स्टॉसन ने भौतिक शरीर का मूल लक्षण स्पर्श को माना है, परंतु इसे प्रत्येक संदर्भ में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उदाहरण स्वरूप प्रकाश, गैस आदि भी भौतिक वस्तुएं हैं, परंतु स्पर्श के आधार पर इनकी व्याख्या करना कठिन है। संशोधनात्मक तत्वमीमांसा के दृष्टिकोण से अनेक मूल विशेष हो सकते हैं, जैसे आत्मा, ब्रह्म, निरपेक्ष, प्रत्यय, शून्यता आदि, परंतु वर्णनात्मक तत्वमीमांसा और अभिज्ञान आइडेंटिफिकेशन के दृष्टिकोण से देखने पर स्टॉसन का मत उचित प्रतीत होता है, क्योंकि मानसिक अवस्थाएं, घटनाएं, परिवर्तन आदि भौतिक वस्तुओं पर ही निर्भर करते हैं। व्यक्ति का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन। स्टॉसन साधारण भाषा दार्शनिक, ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफर हैं, और वे ये मानते हैं कि साधारण भाषा के आधार पर ही एक विशेष प्रकार की तत्वमीमांसा की स्थापना की जा सकती है। वे वर्णनात्मक तत्वमीमांसा, डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स को स्वीकार करते हैं, जिसके अनुसार तत्वमीमांसा का संबंध उच्चतर काल्पनिक जगत से नहीं, बल्कि इसका कार्य जगत संबंधी हमारे विचारों की संरचना या मूल कोटियों, फंडामेंटल कैटेगरीज का वर्णन करना है। अपनी पुस्तक इंडिविजुअल्स में स्टॉसन ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि वर्णनात्मक तत्वमीमांसा संभव है। इस वर्णनात्मक तत्वमीमांसा के अंतर्गत ही स्टॉसन व्यक्ति की अवधारणा का प्रश्न उठाते हैं। व्यक्ति के संबंध में वे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि नंबर 1, व्यक्ति का संप्रत्यय या व्यक्ति क्या है, या नंबर 2, व्यक्ति के संप्रत्यय का हम किस अर्थ में प्रयोग करते हैं। स्टॉसन के अनुसार हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं में तथा अन्य वस्तुओं में अंतर करता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी अवस्था एवं अन्य की अवस्था में अंतर करता है। यहाँ प्रश्न है कि यह अंतर किस आधार पर किया जाता है और यह अंतर क्यों उसी आधार पर किया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम यह देखें कि हम अपने लिए किन किन विधेयों का प्रयोग करते हैं। स्टॉसन के अनुसार हम अपने लिए कई प्रकार के विधेयों, पर्टिकुलर प्रेडिकेट्स का प्रयोग करते हैं। स्टॉसन के अनुसार हम अपने लिए कई प्रकार के विधेयों, प्रेडिकेट्स का प्रयोग करते हैं। हम अपने ऊपर चेतन गुणों का आरोपण करते हैं, जो अभिप्राय, संवेदना, विचार, इच्छा, क्रिया आदि से संबंधित होते हैं। जैसे मैं इस समय दर्द में हूँ, संवेदन प्रयोग, मैं इसे कार्य करने जा रहा हूँ, क्रिया का प्रयोग आदि ऐसे चेतन गुणों के आरोपण का केवल एक आयाम है। इनका आरोपण केवल चेतन प्राणियों पर हो सकता है। पुनः हम अपने ऊपर कुछ अचेतन गुणों का भी आरोपण करते हैं। यहाँ इन भौतिक गुणों के आरोपण के 2 आयाम हैं। हम इन्हें अपने ऊपर भी आरोपित करते हैं और वस्तुओं के ऊपर भी आरोपित करते हैं। जैसे मेरी लंबाई 6 फीट है, मेरा वजन 60 kg है आदि। पुनः वस्तु 6 फुट लंबी है, वस्तु का वजन 60 kg है आदि। यहाँ इन भौतिक गुण के आरोपण को लेकर समस्या नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब चेतन गुण एवं अवस्थाओं की बात की जाती है। स्टॉसन कहते हैं कि इस आरोपण की स्थिति को देखते हुए हमारे समक्ष 2 मुख्य प्रश्न उभरकर सामने आते हैं। नंबर 1, चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का कोई विषय या स्वामी किसी को क्यों माना जाए। नंबर 2, यह कैसे संभव है कि चेतना की स्थितियों एवं भौतिक लक्षणों को एक ही विषयी या स्वामी पर आरोपित किया जाए। स्टॉसन के अनुसार इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर ही व्यक्ति के संप्रत्यय की सम्यक रूपेण व्याख्या की जा सकती है। लेकिन इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पहले उन 2 सिद्धांतों पर विचार करते हैं तथा उसका खंडन करते हैं, जिन्होंने इस संबंध में अपने मत प्रकट किए हैं। नंबर 1, स्वामित्व सिद्धांत, ओवरशिप थ्योरी या कार्टेजी द्वैतवाद, कार्टेशियन ड्युअलिज्म। दूसरा, अस्वामित्व सिद्धांत, नो ओनरशिप थ्योरी। अस्वामित्व सिद्धांत,
नो ऑनरशिप थ्योरी का खंडन। स्टॉर्सन पहले अस्वामित्व सिद्धांत का खंडन करते हैं। अस्वामित्व सिद्धांत के अनुसार मानसिक अवस्थाओं एवं अनुभवों का कोई स्वामी नहीं। अनुभव होता है परंतु कोई अनुभव करता नहीं। ह्यूम, विटगेंस्टीन एवं स्लिक के विचारों में इस सिद्धांत की झलक मिलती है। ह्यूम के अनुसार हमारे संस्कारों और प्रत्ययों का कोई स्वामी नहीं है। ह्यूम आत्मा को परिवर्तनशील संस्कारों प्रत्यय का एक प्रवाह मानते हैं। अस्वामित्व सिद्धांत के अनुसार दोनों प्रश्न गलत हैं, क्योंकि न तो शारीरिक अवस्थाओं का और न ही मानसिक अवस्थाओं का कोई विषयी या स्वामी है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी अनुभूतियों को किसी शरीर में विद्यमान भले ही मान लिया जाए, पर इन अनुभूतियों का धारक या स्वामी कोई आत्मा या पुरुष है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि स्वामित्व का प्रश्न केवल उन्हीं वस्तुओं के संदर्भ में होता है जहाँ स्वामित्व का स्थानांतरण किया जा सकता है, किंतु व्यक्ति की अनुभूतियों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। अतः अनुभवों के स्वामी की बात करना निरर्थक है। एक दूसरे अर्थ के अनुसार चेतन अनुभवों या स्थितियों की व्याख्या कारणात्मक रूप से विशेष शरीर को मानकर की जा सकती है। स्टॉर्सन अस्वामित्व सिद्धांत की उपरोक्त अवधारणा का खंडन करते हैं। स्टॉर्सन ये कहते हैं कि इस सिद्धांत में मान लिया गया है कि अनुभव कारणात्मक रूप से विशेष शरीर पर निर्भर है। स्टॉर्सन यह प्रश्न उठाते हैं कि आखिर हम इस स्थिति का वर्णन किस प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, यदि यहाँ यह कहा जाए कि सभी अनुभव किसी विशेष शरीर पर निर्भर हैं, तो यह असत्य होगा। सभी अनुभव एक शरीर पर निर्भर नहीं हो सकते। नंबर 2, यहाँ यदि यह कहा जाए कि मेरे अनुभव का अर्थ मेरे शरीर पर निर्भर अनुभव, तो फिर यह पुनर्कथन हो जाएगा। यहाँ यह बताया जा रहा है कि मेरे अनुभव का क्या अर्थ है, अर्थात मेरे शरीर पर निर्भर अनुभव। यहाँ दोनों का अर्थ एक ही है। ऐसी स्थिति में यह पुनर्कथन हो जाता है। इससे किसी मत या सिद्धांत की सिद्धि नहीं हो पाती। नंबर 3, यहाँ यदि यह कहा जाए कि मेरा अनुभव मेरे शरीर पर निर्भर है, तो फिर यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यहाँ मेरा शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जा रहा है, क्योंकि तब अनुभव और शरीर के अलावा मैं ही हूँ। यहाँ वस्तुतः मेरा शब्द का प्रयोग उसी तार्किक संदर्भ में किया जा रहा है जिसका अस्वामित्व सिद्धांत के समर्थक खंडन करते हैं। यदि अनुभव का कोई विषय ही नहीं है, तो फिर मेरा अनुभव का कोई अर्थ नहीं होगा, और जब मेरा अनुभव का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो फिर इस सिद्धांत को सार्थक रूप से व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। नंबर 4, अस्वामित्व सिद्धांत को अस्वीकार करने पर एक ही पुरुष की चेतना की स्थिति अस्वामित्व सिद्धांत को स्वीकार करने पर एक ही पुरुष की चेतना की एक स्थिति का चेतना की दूसरी स्थिति से अंतर नहीं किया जा सकता। अंतर तभी किया जा सकता है जब चेतना की विविध स्थितियों का कोई एक आधार हो और जो उनमें पृथकता का निर्धारण सके। नंबर 5, दो व्यक्तियों की एक ही चेतना स्थितियों पे भी अंतर कर पाना असंभव हो जाएगा। मैं दर्द में हूँ और वह दर्द में है, इससे निहित अंतर की व्याख्या आत्मा के संदर्भ में ही की जा सकती है। इस प्रकार स्टॉर्सन यह दिखाते हैं कि नो ऑनरशिप थ्योरी गलत है। यह सिद्धांत स्वामित्व के अर्थ को स्वीकार करने के लिए बाध्य है जिसे वह खंडन करता है। वस्तुतः प्रत्येक अनुभव के लिए विषयी स्वामी का होना आवश्यक है। स्वामित्व सिद्धांत, ऑनरशिप थ्योरी या कार्टेशियन द्वैतवाद का खंडन। स्वामित्व सिद्धांत के अनुसार मानसिक घटनाओं या अनुभवों, चेतन अवस्थाओं का स्वामी विषयी या अधिष्ठान मन या आत्म तत्व है। डेकार्ट तथा उनके अनुयायी इस मत के समर्थक हैं। द्वैतवादी डेकार्ट के अनुसार दूसरा प्रश्न गलत है, क्योंकि चेतन और अचेतन भौतिक विशेषताओं का प्रयोग या आरोपण एक ही वस्तु के लिए नहीं होता। चेतन गुण या विशेषताओं का प्रयोग मन या आत्मा के लिए होता है। दूसरे शब्दों में मन या आत्मा ही चेतन अनुभवों का विषयी या स्वामी है, जबकि अचेतन या भौतिक अवस्थाओं का आरोपण शरीर के लिए किया जाता है, आत्मा या मन के लिए नहीं। व्यक्ति वस्तुतः दो द्रव्यों का संयोग है। नंबर 1 मन और नंबर 2 शरीर। ये दोनों द्रव्य परस्पर भिन्न एवं परस्पर स्वतंत्र हैं। इनमें मन चेतन स्थितियों का स्वामी है, जबकि भौतिक लक्षणों का आधार शरीर है। स्वामित्व सिद्धांत के विरुद्ध आक्षेप। स्टॉर्सन के अनुसार स्वामित्व सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नंबर 1, इसे मानने पर हमारी संपूर्ण अनुभूतियां वैयक्तिक हो जाएंगी। अनुभूतियों के वैयक्तिक एवं सीमित होने पर मैं दर्द में हूँ यह कोई अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, और उसे दर्द हो रहा है इसे मैं नहीं जान सकता। हम दूसरों के दर्द आदि को उसके शारीरिक लक्षणों या गतिविधि के आधार पर जानते हैं, जबकि यहाँ ये कहा गया है कि दर्द चेतन अनुभूति का संबंध मन से है और मन की सत्ता शरीर से पृथक और स्वतंत्र है। चूंकि मन का सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसी स्थिति में हम दूसरे की चेतन स्थितियों एवं अवस्थाओं को भी नहीं जान सकते। स्पष्ट है कि अन्य व्यक्तियों के लिए चेतन अवस्थाओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
नंबर 2, स्टार्सन कहते हैं कि यदि अनुभूतियों का संबंध मन या चेतना से है तो समस्याएं आती हैं कि मैं अपने लिए चेतन अवस्थाओं का प्रयोग तभी कर सकता हूं जब मैं कम से कम सिद्धांततः अन्य व्यक्तियों के लिए भी इन अवस्थाओं का प्रयोग कर सकूं। भाषा के प्रयोग के लिए यह आवश्यक शर्त है कि मैं किसी विशेषता का प्रयोग अपने लिए करूं और मैं उस विशेषता का प्रयोग दूसरे के लिए भी कर सकूं। यदि किसी विधेय का प्रयोग मैं दूसरे के लिए नहीं कर सकता हूं तो उसे अपने लिए भी प्रयोग नहीं कर सकता हूं। दूसरे व्यक्तियों पर इन अवस्थाओं का प्रयोग या आरोपण तभी किया जा सकता है जब उनको पहचाना न जा सके या अभिज्ञान आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। परंतु यदि चेतना शरीर से भिन्न है और यदि अन्य व्यक्ति अशरीरी आत्मा है तो उसका विज्ञान पहचान नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में उस पर इन विधेयों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। द्वैतवादियों के अनुसार अनुभव का विषय ही आत्मा है, शरीर नहीं। सोचना, विचारना, इच्छा करना, सुख दुख आदि चेतन अवस्थाओं का संबंध अशरीरी मन से है। यहाँ स्टार्सन यह प्रश्न करते हैं कि यदि चेतन अनुभवों का विषयी अशरीरी मन है तो फिर हम उसके ऊपर मानसिक विशेषताओं का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यदि अन्य व्यक्ति अशरीरी आत्मा है तो फिर मैं उसकी पहचान नहीं कर सकता और तब उसके लिए चेतन गुण का भी नहीं और तब उसके लिए चेतन गुण का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। जब चेतन गुणों का आरोपण दूसरों के ऊपर नहीं तो फिर उसे अपने ऊपर भी नहीं कर सकते। यहाँ डेकार्ट के अनुयायी ये कह सकते हैं कि हम सादृश्य के आधार पर अन्य व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ स्टार्सन का कहना है कि दूसरों को शरीर के आधार पर पहचानने की बात तभी की जा सकती है जब मुझे पहले अपनी अवधारणा हो। अपनी अवधारणा हो जाने पर भी मैं दूसरों को इसके आधार पर व्याख्यायित करूंगा, लेकिन अपनी अवधारणा हो ही नहीं सकती जब तक कि अन्य व्यक्तियों की अवधारणा न हो। निष्कर्षतः यहाँ यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि यदि मनुष्य दो द्रव्यों से मिलकर बना है तो अन्य व्यक्तियों का अभिज्ञान नहीं हो सकता और ऐसे में मुझे अपनी अवधारणा भी नहीं हो सकती। अतः डेकार्ट का द्वैतवादी सिद्धांत गलत है। स्ट्रॉसन का मत। स्ट्रॉसन के अनुसार व्यक्ति का संप्रत्यय एक मौलिक और आद्य संप्रत्यय प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है। यहाँ इस संप्रत्यय को मौलिक कहने के दो आशय हैं। नंबर 1, इस संप्रत्यय का निर्माण या व्याख्या अन्य संप्रत्ययों के आधार पर नहीं किया गया है। नंबर 2, इसे मूल इकाई के रूप में स्वीकार करके ही हम मानव आचरण के बारे में चिंतन एवं चर्चा करते हैं। इस प्रकार स्टार्सन एक नए और मौलिक अर्थ में व्यक्ति का संप्रत्यय प्रस्तुत करते हैं। व्यक्ति के संप्रत्यय की व्याख्या न तो शरीर के रूप में की जा सकती है और न ही शरीर रहित मन के रूप में की जा सकती, न ही उसकी व्याख्या मन और शरीर के संयोग के रूप में की जा सकती। स्टार्सन के अनुसार पुरुष व व्यक्ति के संप्रत्यय एक विशेष प्रकार एक ऐसी वस्तु का संप्रत्यय है जिसके लिए चेतन और अचेतन दोनों गुणों का आरोपण समान रूप से किया जाता है। व्यक्ति को कोटि अन्य वस्तुओं की कोट से अलग है। व्यक्ति की कोटि अन्य वस्तुओं की कोट से अलग है। जिन विधेयों का प्रयोग व्यक्ति के लिए और जड़ वस्तुओं दोनों के लिए होता है वे एम प्रेडिकेट जड़ विधेय कहलाते हैं। जिन विधेयों का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए होता है उन्हें स्टार्सन पी प्रेडिकेट चेतन विधेय कहते हैं। व्यक्ति का संप्रत्यय एक ऐसा मौलिक संप्रत्यय है जिस पर चेतन स्थितियों पी प्रेडिकेट और भौतिक गुणों एम प्रेडिकेट दोनों का आरोपण एक साथ किया जा सकता है। यहाँ यह समस्या उभर कर आ जाती है कि जिन्हें पी प्रेडिकेट कहा जाता है उनके लिए उनका प्रयोग अपने लिए एक आधार पर किया जाता है, जबकि अन्य व्यक्तियों के लिए इनके प्रयोग का आधार दूसरा होता है। जब व्यक्ति दूसरों के लिए पी प्रेडिकेट का आरोपण करता है तो एक दूसरे व्यक्ति के शारीरिक हाव-भाव या व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, जबकि अपने लिए इस प्रकार के मापदंड की आवश्यकता नहीं होती। अब यदि मापदंड बदल जाता है तो शब्दों का अर्थ भी बदल जाएगा, क्योंकि अर्थ सत्यापन वेरिफिकेशन पर निर्भर करता है। इस प्रकार यहाँ दो प्रकार के सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं। नंबर 1, कुछ दार्शनिक यह कहते हैं कि अपना अनुभव महत्वपूर्ण है, अर्थात अनुभव के आधार पर हम निश्चित रूप से यह तो जानते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि मैं स्वयं उसका अनुभव करता हूँ, परंतु मैं दूसरों के दर्द का अनुभव नहीं कर सकता, केवल उसे बारे में अनुमान कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ गलती की संभावना हो सकती है। इस प्रकार इस पहले वर्ग को मानने पर अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में संशयवाद आ जाता है। नंबर 2, इस संशयवाद से बचने के लिए कुछ दार्शनिक व्यवहारवाद को स्वीकार करते हैं। ये मानसिक संप्रत्ययों की व्याख्या
व्यवहार के आधार पर करते हैं। इनके अनुसार दर्द का अर्थ है दर्द का व्यवहार, प्रसन्नता का अर्थ है प्रसन्नता का व्यवहार। स्टॉर्सन के अनुसार ये दोनों सिद्धांत गलत हैं। यहाँ स्टॉर्सन का यह कहना है कि यद्यपि हम चेतन स्थितियों का प्रयोग अपने लिए और दूसरों के लिए अलग अलग मानदंडों के आधार पर करते हैं, परंतु इससे चेतन स्थितियों के अर्थ को लेकर अंतर नहीं माना जा सकता। न ही कोई शब्दकोश और न ही कोई शब्द साधारण व्यक्ति दर्द शब्द के दो या भिन्न अर्थ स्वीकार करता है। यहाँ केवल प्रयोग के आधार की भिन्नता है, अर्थ के दृष्टिकोण से भिन्नता नहीं है। दर्द का अर्थ दोनों परिस्थितियों में बदलता नहीं है। स्टॉर्सन इसे और स्पष्ट करने के लिए कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जहाँ प्रयोग और आधार अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अर्थ को लेकर अंतर नहीं है। जैसे पत्र लिखना, रस्सी का घोड़ा बनाना आदि। यहाँ आरोपण का ढंग अलग अलग है, परंतु इनके अर्थ को लेकर अंतर नहीं है। जो अंतर दर्द के उदाहरण में है, वैसा ही अंतर यहाँ भी है, परंतु यहाँ कोई यह नहीं कहेगा कि पत्र लिखने के दो अर्थ हैं। स्टॉर्सन अंततः ये कहते हैं कि व्यक्ति एक ऐसी सत्ता है जिसके लिए शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के विधुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है। व्यक्ति का प्राथमिक संप्रत्यय यही है, परंतु मृत्यु के पश्चात तार्किक रूप से अशरीरी आत्मा की अवधारणा भी संभव है। ऐसी स्थिति में अपनी पहचान अपने पूर्व के शारीरिक संरचना के आधार पर होगी। इस प्रकार यहाँ गौण अर्थ में अशरीरी आत्मा की स्थिति को स्वीकार किया गया है। आलोचना नंबर 1, एयर के अनुसार स्टॉर्सन अंत तक यह सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि व्यक्ति का संप्रत्यय तर्कतः मौलिक है। वे मानसिक और भौतिक अवस्थाओं के संबंध की व्याख्या तर्कतः संतोषजनक ढंग से नहीं कर पाते। एक ही इकाई के दो पक्ष कहने मात्र से वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं होती। यहाँ स्टॉर्सन एक समस्या से मुक्त पाने के लिए दूसरी समस्या में उलझ जाते हैं। यहाँ यह प्रश्न बना हुआ है कि तत्व वस्तुतः क्या है, जिसके कि मानसिक व भौतिक ये दो पहलू हैं। नंबर 2, स्टॉर्सन का कहना है कि व्यक्ति का संप्रत्यय एक ऐसी वस्तु का संप्रत्यय है जिस पर चेतन एवं अचेतन विधेयों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। परंतु यदि हम स्टॉर्सन के इस मत को व्यापक रूप से स्वीकार करते हैं तो फिर मनुष्य एवं पशुओं के बीच कोई अंतर शेष नहीं रह जाता, क्योंकि यदि हम विचार को छोड़ दें तो फिर बहुत सारी चेतन अवस्थाएं पशुओं में भी हैं। स्टॉर्सन ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं करते जिसके आधार पर पशुओं को मनुष्यों से पृथक किया जा सके। नंबर 3, भौतिकतावादी विचारकों के अनुसार स्टॉर्सन की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अभी भी पुराने चिंतन से प्रभावित हैं। गौण रूप में भी अशरीरी आत्मा संभव नहीं है। चेतना के लिए मस्तिष्क आवश्यक है, और मृत्यु होने पर चेतना, मस्तिष्क आदि कुछ भी शेष नहीं रहता जिसे अशरीरी आत्मा कहा जाए। स्टॉर्सन ने भी यह माना है कि वह पुराने सिद्धांतों से किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। नंबर 4, स्टॉर्सन के संदर्भ में पी प्रेडिकेट की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। स्टॉर्सन कहते हैं कि पी प्रेडिकेट केवल चेतन तत्वों से संबंधित है, परंतु पर्सन प्रेडिकेट का आरोपण चेतन तत्वों के साथ साथ भौतिक वस्तुओं पर भी किया जा सकता है। नंबर 5, स्टॉर्सन का व्यक्ति संबंधी सिद्धांत पूरी तरह स्वीकार नहीं है। अभी भी द्वैतवाद के समर्थक हैं। इनका मत है कि स्टॉर्सन का ऐसा कहना है कि मैं जब तक अन्य के लिए चेतन अवस्था का प्रयोग नहीं कर सकता, तब तक मैं उसका प्रयोग अपने लिए भी नहीं कर सकता। ऐसा कहना गलत है, क्योंकि अन्य व्यक्तियों के न होने पर भी मुझे अपनी अवधारणा हो सकती है। द्वैतवादियों के अनुसार दूसरों के शरीर को देखकर दूसरों का अनुमान लगाया जा सकता है, अर्थात शरीर के आधार पर दूसरों की अवधारणा बनाई जा सकती है। स्टॉर्सन का व्यक्ति सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें अनेक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है, परंतु कुछ समस्याएं अंत तक बनी रहीं। धन्यवाद।